हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के नेक्स्ट टॉपिक इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अधिगम का मतलब क्या होता है। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, और समाज का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। तो अलगाव से मतलब होता है कि समाज से अलग रह के, या कोई भीड़ है उससे, या संपर्क से, या दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो यहाँ हम सामाजिक अधिगम का आरंभ जो होता है वो अलगाव से भी नहीं होता है या फिर भीड़ से होता है। ये होता है संपर्क से। ये व्यक्ति के संपर्क से होता है। एक समाज के लोगों के बीच में रह के हम सामाजिक अधिगम कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। तो इसका सही जवाब होगा 3, संपर्क से। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है फर्स्ट, एकल परिवार में, या संयुक्त परिवार में, या दोनों में, या किसी में नहीं। तो बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है। तो बालक क्या होता है, एक बच्चा जो होता है उसका जो सामाजिकरण होता है या सामाजिक विकास होता है वो किसमें तीव्र गति से होगी। एकल परिवार का मतलब होता है जिसमें बहुत कम लोग ही पाए जाते हैं, जैसे मम्मी पापा हो गए, फिर उसका बच्चा है। तो मान लिया किसी परिवार में सिर्फ 3 ही हैं, तो उसमें उसका सामाजिकरण ठीक से नहीं होगा। यहाँ पे हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर ये सामाजिकरण क्या चीज़ है। सामाजिकरण क्या होता है। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिससे कि हम समाज में सीखते हैं, समाज के लोगों से सीखते हैं। समाज में बहुत सारी बातों को जो भी हम देखते हैं, या फिर जो बच्चा है या बालक के बारे में पूछा गया है, तो मतलब बालक क्या करता है, वो समाज में रहता है। समाज सबसे पहले बालक कहाँ रहता है, परिवार में रहता है। सबसे पहले बालक कहाँ से सब बातों को सीखता है, वो होता है समाज से, परिवार से। तो अगर जिसका परिवार बहुत ही छोटा होगा उससे उसका सामाजिक विकास उतना तीव्र नहीं होगा, क्योंकि एकल परिवार में सिर्फ मम्मी पापा होंगे और या फिर वो अकेला बच्चा होगा, तो उसमें उतनी सारी बातों को नहीं सीख पाएगा। सेकेंड में दिया है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार मतलब होता है जैसे कि उसमें उसके मम्मी पापा हैं, उसके दादा दादी हैं, उसके चाचा चाची होंगे, फिर कज़न्स होंगे। तो उससे क्या है, वो बच्चा जो है बहुत सारी बातों को सीखेगा, सबको देखेगा, एक तो रिलेशन पता चलेगा, एक इतने सारे लोगों के बीच में कैसे रहा जाता है वो सीखेगा, या फिर और भी बहुत कुछ होता है वो सब सारा चीज़ देख सीखेगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, संयुक्त परिवार में। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधार कारक है। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास, यहाँ भी हमको पूछा है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास से थोड़ा तो समझ में आया। पूछ रहा है यहाँ पे कि प्रारंभिक विकास का आधार्य कारक क्या हो सकता है। उसकी शारीरिक स्थिति, मतलब बालक का जैसे शरीर होगा या उसकी शारीरिक स्थिति जैसी होगी उस हिसाब से उसका सामाजिकरण होगा, या फिर उसकी वंशानुगत विशेषताएं, या फिर उनकी सामाजिक अंतक्रियाएं, या उनकी मानसिक स्थिति। तो यहाँ हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो सामाजिक विकास, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधार्य कारक क्या होगा। तो मान लिया शारीरिक स्थिति हम लोग देखते हैं। शारीरिक स्थिति मान लिया कोई किसी का शरीर अलग टाइप का है, किसी का शरीर दूसरे टाइप का है। हर किसी का फिजिकल कंडीशन एक जैसे नहीं होता है। तो क्या वो उसका आधार है कि उसका सामाजिक विकास मतलब उसमें बाधा आ रही है, या फिर उसका सामाजिक विकास ठीक से हो रहा है। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि शारीरिक स्थिति भी इसके लिए ज़रूरी है। सेकंड हम देखेंगे कि उसकी वंशानुगत विशेषताएं। तो ऐसा नहीं है कि उसकी वंशानुगत विशेषताएं जो उसको उसके
पीढ़ी से उसको जो मिला हुआ है, क्या उसके अनुरूप उसका सामाजिक विकास हो रहा है या फिर क्या? क्योंकि अगर वंशानुगत होता तो ऐसा भी हो सकता है ना, अगर किसी के परदादा कुछ बड़े पोस्ट में थे तो उसका बेटा भी उसी उसका पोता भी उसी पोस्ट में हो, ऐसा थोड़े होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन 3 उसकी सामाजिक अंतःक्रिया। तो और 4 में देखते हैं उनकी मानसिक स्थिति। ये 4th में जो मानसिक स्थिति लिखा हुआ है, तो ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी का मानसिक स्थिति ऐसा है या वैसा है तो उसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। तो ये हम लोग का ऑप्शन 3 जो है उसकी सामाजिक अंतःक्रिया। बालक जो है समाज से जितने भी इंटरेक्शन करेगा, अंतःक्रिया का मतलब इंटरेक्शन होता है, जितने भी समाज से जितने वो टच में रहेगा तो उसका सामाजिक विकास ठीक से हो पाएगा, और यही उसका आधारिक कारक है। इसमें क्वेश्चन इसी तरह का आता है, लेकिन ये घुमा फिरा के आता है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसी से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तब कभी भी सामाजिक विकास के बारे में पूछा जाए कि बच्चा का कहाँ पर सामाजिकरण ज़्यादा होगा, तो उसमें देखना है कि अगर सामाजिक अंतःक्रियाएँ हैं या फिर वो अकेले जहाँ बच्चा नहीं रह रहा है, वो किसी के साथ रह रहा है, सब बातों को सीख रहा है, ऐसे अगर मिलेगा तो इसका मतलब है वो उसकी, यहाँ 3rd में दिया है उसकी सामाजिक अंतःक्रिया। तो इसका सही जवाब हुआ ये। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में किस तरह के क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए? तो सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में, तो सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में क्या होता है कि किस क्रियाकलापों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या बल देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं जो चुनौतीपूर्ण हो या गहन चिंतन की अनुमति दिए, और सेकेंड में दिया है जो पुनरावृत्ति और तांत्रिक हो, या जो पाठ्य सामग्री के प्रत्यास्मरण पर आधारित हो, या जो बच्चे द्वारा पूछताछ की अनुमति न दे। तो जो भी क्रिएटिव कक्षा जो होता है, जो कि चाहिए एक अच्छे कक्षा कक्ष में, तो वो होता है कि जो चुनौतीपूर्ण हो, ताकि वो बच्चे जो है वो उस चीज़ को अच्छे से समझ सके। और गहन चिंतन का मतलब होता है कि जो भी टॉपिक के बारे में उसको बताया जाए तो उसको इस तरीके से बताया जाए कि वो उसमें बच्चा भी इन्वॉल्व हो और उसमें अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझ पाए। तो इसका सही जवाब होगा जो चुनौतीपूर्ण हो और गहन चिंतन की अनुमति दे। नेक्स्ट बढ़ेंगे 5, क्वेश्चन नंबर 5, मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? एक, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, सेकंड, या बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास, किशोरावस्था में सांवेगिक विकास, या किशोरावस्था में बौद्धिक विकास। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये मूर्त मतलब क्या होता है? मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना, तो वो किस अवस्था में होता है? तो जब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो मूर्त अवस्था उसको बोलते हैं, जैसे कि मान लिया मूर्त मतलब क्या है, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, तो उसको मूर्त बोला जाता है। जैसे कि मान लिया कोई मूर्त मतलब जैसे कि कोई बॉडी है, कोई स्ट्रक्चर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मूर्त बोलेंगे, मूर्त चीज़ है। और अमूर्त हो जाता है जिसके बारे में हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, और मूर्त जो होता है वो फिज़िकल। ठीक है, तो उस माध्यम से समझने लग जाना, कौन अवस्था में वो समझ किस अवस्था से संबंधित है? तो बाल्यावस्था या किशोरावस्था, ये 2 दिया हुआ है। तो बाल्यावस्था तो हो गया और किशोरावस्था तो थोड़ा सा बड़े का हो गया। तो इसमें क्या 2 ऑप्शन फिर इसमें भी दिख रहा है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास या बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास। तो इसका सही आंसर होगा बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे, किसने उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की भावनाओं को तीव्र, क्षणभंगुर, अक्सर प्रकट होना और व्यक्तित्व को दर्शाने के रूप में वर्णित किया है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, स्किनर, हर्लॉग, थॉर्नबोक,
पेस्किन, तो इसका सही आंसर होगा हर्लोक्स में। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। विद्यार्थियों का भावनात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में या कक्षा शिक्षण में या अनुशासन में, उपरोक्त सभी में। तो ये सभी ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा उपरोक्त शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्लूचिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक भावना नहीं है? विद्वेष, असुरक्षा, अविश्वास या डर? तो इसका सही जवाब होगा डर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विकासशील व्यक्ति पर भावनाओं का कुछ प्रभाव पड़ता है, निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव हैं? जिसे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला है वे समाज में समायोजन को प्रभावित करते हैं। सेकंड, वे हमारे व्यवहार के प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। तो हमको 4 ऑप्शन फिर दिया हुआ है कि क्या वो केवल 2 हो सकता है या केवल 1 या 1 और 2 दोनों। तो ये दोनों ही प्रभाव पड़ता है, ये दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, अगर एक विद्यार्थी किसी क्रिया को मूल्यवान मानता है लेकिन उस क्रिया को करने के लिए उसके पास बहुत कम नियंत्रण हो, तो इस अवस्था में विद्यार्थी किस तरह के भाव का एहसास करेगा? बच्चा जो होता है वो कुछ भी करना चाहता है, जब नहीं हो पाता है या बहुत कम नियंत्रण हो तो वो कुंठा एहसास करेगा। ये इमोशनल से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे। संवेगों और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संवेग और संज्ञान, तो यहाँ पर फर्स्ट में दिया है किसी भी प्रकार के संवेगों से ध्यान अवधि अपरिवर्तित रहते हैं। संवेग का मतलब होता है इमोशनल। तो सेकंड में दिया है संवेग और तार्किक सोच एक दूसरे स्वतंत्र है, या संवेग स्मृतियों के कूटलेखन और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। तो ये ऑप्शन 3 होगा, स्मृतियों के कूटलेखन और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। ठीक है, ये वाला सही है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा SUPW का उद्देश्य नहीं है? तो सबसे पहले ये समझना होगा कि SUPW होता क्या है। ये होता है समाजोपयोगी उत्पादक कार्य। यहाँ हम देख सकते हैं समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, और इसका जो फुल फॉर्म है SUPW का सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। तो अगर मान लिया क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि ये क्या है, या क्या मतलब इसको क्या बोलते हैं और इसके अंतर्गत क्या होते हैं या उसका क्या उद्देश्य है, तो इसमें क्या किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? जैसे कढ़ाई पे, बुनाई पे, खाना बनाना, चित्रकारी, बढ़ईगिरी तथा अन्य हस्तकलाएँ। इसमें कौशल विकास को ज़्यादा बढ़ाने के लिए कोशिश किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये तो हम देख लिए कि ये चीज़ों में ज़रूरत है। तो यहाँ ऑप्शन 1 में क्या लिखा है, सामाजिक समस्याओं के बारे में जागरूकता, या श्रम की गरिमा, या संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने, या उत्पादक क्षमता। तो इसका सही आंसर होगा संख्यात्मक कौशल को बढ़ाना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कढ़ाई बुनाई पे फोकस दिया जा रहा है, इसलिए इसका सही जवाब यही होगा। ठीक है, थैंक यू।